Anyways, friends, what I thought that we have covered all the topics that has been included in the diseases. So I was trying to mark the revision point and mark the ending point of the chapters. मैं सोच रहा था we have covered all the topics almost. तो मैं आज रिवीजन कराऊंगा या फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको दूंगा. अच्छा हुआ आप लोगों ने बता दिया कि अभी हुआ नहीं. Anyhow, we will complete it. We have so much of time. बट मुझे ध्यान रखना पड़ेगा एकदम से. कंफ्यूज हो जाता हूँ 9 and 9B में. So students, means of spread we have discussed. Through air, through water, vectors, through sexual contacts. बच्चों एड्स के बारे में आज डिस्कस करना है होपफुली. अगर हमने मीन्स ऑफ स्प्रेड पढ़ लिया था तो हमको एड्स से डिस्कस करना है. एड्स से डिस्कस करना है बच्चों. आप लोग बताइए या कुछ और पीछे रह गया. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हुआ है. हाँ, जो हुआ है वो तो हुआ है. बट वेदर वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एड्स और फ्रॉम समवेयर एल्स. कुछ बच्चे तो यस सर कह रहे हैं. रेट्रो वायरस मैं बताता हूँ. एड्स में ही बताता हूँ. ठीक है. अभी मैं एड्स स्टार्ट करूंगा तब रेट्रो वायरस भी बताऊंगा आप लोग को. फर्स्ट लेट मी कंफर्म. ओके. So today we are going to discuss about the AIDS. So class, the very first thing that you have to know is to know the difference between disease and syndrome. जब भी आप लोगों के पास कभी ये दो टर्म्स आए, डिजीज और सिंड्रोम, तो डिजीज और सिंड्रोम में एक कॉमन सा डिफरेंस है. अपूर्वा कुछ कहेंगी. सर डिजीज जो है उसको हम फुल्ली खत्म कर सकते हैं, बट सिंड्रोम होता है कि वहां तक हम उसको रोक सकते हैं, बट वो कभी खत्म नहीं हो सकता है. अच्छा, और कुछ. नो सर, इतना ही पता ठीक था. है, ठीक है. चलिए बच्चों, पहले तो हम एक कॉमन सा डिफरेंस पढ़ लें. डिजीज इज सिंपली the abnormality of one or very few physiological system. अगर आपका कोई एक सिस्टम इफेक्टेड है या कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है तो उसको हम डिजीज कहते हैं बच्चों. ठीक है. वहां पर कोई एक ही पर्टिकुलर चीज आपको परेशान करेगी. जैसे कि एक पर्टिकुलर नाम है टाइफाइड. तो टाइफाइड एक पर्टिकुलर बीमारी है जो एक पर्टिकुलर सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है. वहां पर इसको डिजीज कहेंगे. सिंड्रोम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एबनॉर्मेलिटीज. जब आपके अंदर हर तरफ से बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज हो जाए, बहुत सारे ऑर्गन्स इफेक्ट हो जाए. ठीक है. कलेक्शन ऑफ एबनॉर्मेलिटीज, एक दो नहीं, मतलब कई सारी डिजीजेस का संगम हो जाए अगर, तो उसको हम सिंड्रोम कहते हैं बच्चों. तो एड्स भी एक सिंड्रोम है. क्यों है सिंड्रोम, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं. एक वायरस होता है जिसका नाम है रेट्रो वायरस. रेट्रो का मतलब उल्टा कर देने वाला. ये वायरस अपने आरएनए, इसके पास आरएनए होता है और ये अपने आरएनए को हमारे अंदर लाके डीएनए बना देता है. और हमारा डीएनए जो होता है उसमें अपना डीएनए लाके अटैच करा देता है. ओके. इसमें अटैच करा देता है हमारे टी सेल्स में. टी सेल्स हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं बच्चों. टी सेल्स जनरली मेड आवर इम्यून सिस्टम. टी सेल्स का मतलब टी लिम्फोसाइट सेल्स. टी लिम्फोसाइट सेल्स जो होते हैं बच्चों, सॉरी, टी लिम्फोसाइट सेल्स जो होते हैं बच्चों, ये आपके डब्ल्यूबीसी के एक सेल है, डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है जो कि आपके बॉडी के अंदर मेन इम्यूनिटी बनाता है. अब तुम बताओ कि अगर आपके बॉडी को जो प्रोटेक्ट कर रहा है उसी के ऊपर अटैक हो जाए तो फिर आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करेगा. यही चीज आपके साथ होती है एड्स में. एड्स में सिंपली क्या होता है कि ये जो वायरस है ये हमारे टी लिम्फोसाइट पे ही आके अटैक कर देता है, हमारे सोल्जर्स पे ही अटैक कर देता है.
अब हमारे सोल्जर्स को अगर खतरा हो गया, आरएनए नहीं जानते? अच्छा। ओहो। आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों। डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए वायरस या बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, कुछ बैक्टीरिया का और कुछ वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल है। और डीएनए बड़े ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, या हायर एनिमल्स हैं, उन सब के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है, या छोटे ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल उसको बोलते हैं जो आप पेरेंट्स से अपने अंदर कैरी करते हैं। जैसे पेरेंट्स आपको क्या देते हैं? मम्मी पापा ने आपको क्या दिया? एक सेल ही तो दिया था। उस सेल के अंदर ऐसा क्या था कि तुम पूरे के पूरे बन गए और कुछ मम्मी की तरह दिखने लगे, कुछ पापा की तरह? वो जेनेटिक मटेरियल था बच्चों। तो आरएनए और डीएनए कोड्स कैरी करते हैं मम्मी पापा के। वही कोड्स आगे चल करके आपके पूरा बॉडी बनाते हैं। ठीक है। हाँ, इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो वायरस के अंदर, रेट्रो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो वो आरएनए से तुमको कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए है। तो वो आरएनए को ला करके क्या करता है? डीएनए में चेंज कर देता है। तो जिसके अंदर ये कैपेसिटी होती है, जिस भी वायरस के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने आरएनए को डीएनए में चेंज कर सकता हो, उसको हम बोलते हैं रेट्रो वायरस। ठीक है। तो एड्स का जो वायरस होता है उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है। और एड्स के वायरस का जो स्पेसिफिक नाम है वो है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो होता है, ये क्या करता है? ये आपके अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनके अंदर जाकर के अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। तो एक तरह का रेट्रोवायरस कहलाएगा। और डीएनए में अटैच करके हमारे टी सेल्स को अटैक करता है और उनको किल करता है, खत्म करता है। तो यही वजह है कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है इसकी वजह से। अब आप सोचिए, तुमको सर्दी जुकाम भी हो रहा है तो कौन बचा रहा है? तुमको छोटा सा अगर इचिंग भी हो रहा है, कौन बचा रहा है? हजारों तो ऐसी बीमारियां होती हैं बच्चों जो हमारी बॉडी को, हमारा इम्यून सिस्टम पता ही नहीं लगने देता कि आपके अंदर ये बीमारियां आई हैं। तुम जो खाना खाते हो, तो ऐसे बहुत सी बीमारियां तुम्हारे अंदर एंटर कर जाती हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलना। हाँ, सब कुछ आपको आपका इम्यून सिस्टम बचा रहा है। ठीक है। WBC कह सकते हो या इम्यून सिस्टम कह सकते हो, तो वही बचा रहे हैं। अब अगर इम्यून सिस्टम पे ही अटैक हो जाए, तो एड्स का आदमी कभी एड्स की वजह से नहीं मरता है। एड्स के आदमी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इतना वीक हो जाता है कि कोई भी बीमारी, कोई भी इन्फेक्शन अगर उसको ऊपर आएगा ना, तो वो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। मतलब अगर उसको सर्दी जुकाम भी हुआ तो वो जिंदा नहीं बचेगा। इतना वीक इम्यून सिस्टम हो जाता है उसका। ठीक है। सर्दी जुकाम, कोई भी बैक्टीरिया वायरस उसके अंदर आएगा ना, तो वो बचेगा नहीं। जैसे कि मान लो अभी एक रिसेंट केस आया था। अ, जिन लोगों को ये हो गया था, कोरोना वायरस हो गया था, उनका इम्यून सिस्टम काफी वीक हो गया था। तो जिन लोगों को इम्यून सिस्टम वीक हुआ था, उन लोगों को एक डिजीज बहुत जल्दी हुई थी। क्या किसी को नाम पता है उस डिजीज का? हाँ। नहीं, कोरोना जिनको हो गया था, कोरोना से ट्रीटमेंट के बाद एक डिजीज उनको बहुत जल्दी हो जा रही थी। हाँ आर्या, वेरी गुड, आर्या ने सही दिया। कौन सा फीवर प्रज्वल? सार्स नहीं। हाँ समीर, गुड। हाँ तान्या, गुड। आर्यन, गुड। फीवर नहीं है तान्या, कुछ और है। नाम से ये वो उसको फीवर नहीं बोलेंगे। आयुषी? नहीं आयुषी, वो कुछ और। उसको ब्लैक एंड येलो फंगस की बीमारी बहुत ज्यादा हुई थी। अगर आप लोगों को याद हो तो बीच में बहुत ज्यादा आया था अचानक से। तो उनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया था, इसलिए ब्लैक और येलो फंगस आ रहे थे। आपके अंदर क्या लगता है, आपको नहीं होते होंगे? आपके घर में बासी सब्जी नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है। आप जाके बाहर चाउमीन वाउमीन नहीं खाते हैं? चाउमीन खाते हैं, उसमें जो तेज पत्ता ये सब डाल, वो सब डालते हैं, अलग से कच्ची सब्जियां या प्याज व्याज डालते हैं। उनके अंदर ब्लैक फंगस, येलो फंगस नहीं प्रेजेंट होता है? होता है, लेकिन वो
उन्हीं पे असर दिखा सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी क्या होती है, बहुत वीक होती है। तो आपकी इम्यूनिटी वीक नहीं है, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जो कोरोना से ठीक होकर के आए थे उनकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी थी, तो उनके अंदर ये बीमारियां देखने को मिली हमें। इसी तरह बच्चों, एड्स का जो पेशेंट होता है उसके अंदर इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई होती है, इतनी वीक हो जाती है कि वो किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेसिटी को क्या कर देता है, लूज कर देता है। और जब कोई पेशेंट किसी बीमारी से लड़ने की कैपेसिटी लूज कर दे, तो फिर उसको कोई भी बीमारी आसानी से मार सकती है। यही चीज एड्स के पेशेंट के साथ होता है। इसीलिए एड्स का पेशेंट बहुत पतला दुबला होने लगता है, अचानक से थोड़ा सा ब्लैक सा पड़ने लगता है, अचानक से उसको बीमारियां बहुत ज्यादा होने लगती हैं। ठीक है, और यही सेम चीज कहाँ होता है बच्चों, जब आप बूढ़े हो जाते हैं ना, जब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है, मैं बता रहा हूँ समझ, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो भी उसका इम्यून सिस्टम ही वीक होता है, जिसकी वजह से बुढ़ापे में भी बहुत ज्यादा ज्यादा बीमारियां और जल्दी जल्दी बीमारियां लगती हैं। इसीलिए बूढ़े लोग ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, और उन लोगों को अक्सर दवाई पे ही निर्भर रहना पड़ता है अपने लाइफ के लिए। सो क्लास, माय मेन पॉइंट ऑफ व्यू इज, एक बच्चे ने पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि बैक्टीरिया डिजीज तो सही हो सकती हैं, लेकिन वायरल डिजीजेस को सही होने में बड़ा टाइम लगता है। एड्स भी क्यूरेबल नहीं है, कोरोना भी क्यूरेबल नहीं हो पा रहा है। एड्स का क्यूरेबल ना होने का रीजन जो है बच्चों, या किसी भी वायरस का जल्दी क्यूरेबल ना होने का जो रीजन होता है, वो होता है कि वो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं। जैसे हम बैक्टीरिया को इसलिए किल कर देते हैं क्योंकि बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल होती है, और सेल वॉल को दवाइयां जाके डैमेज कर देती हैं। दवाइयां सेल वॉल को डैमेज कर देती हैं तो बैक्टीरिया भी डैमेज हो जाता है, लेकिन वायरस के ऊपर सेल वॉल है ही नहीं। ठीक है। हाँ। ओके तान्या, हैंड रेस कीजिए जरा, एक मिनट मैं ढूंढूं कहाँ है आप। तान्या, हाँ, प्लीज एक्सप्रेस योर व्यूज। सर मैंने देखा था ना, तो वो बहुत ज्यादा थिन था, उसके बोन्स जैसे लग रहा था कि दिख रहे हैं वैसे। और सर उसको, उसके पास जो भी लोग थे सब बहुत प्रोटेक्टिव वे में थे। सो सबने मास्क और ये सब हैंड ग्लव्स सब पहन रखा था। उसको टच करने के पहले वो लोग ये सब चीज कर रहे थे, जैसे कि अच्छा अच्छा, ठीक है। यस। ओके, ठीक है, आई विल कम टू योर पॉइंट। तो अभी मैं यही बता रहा था कि वायरस को इसलिए नहीं मारा जा सकता क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके ऊपर आप अटैक कर सकते हैं। डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल को आप किल नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया के पास बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर आप अटैक कर सकते हैं दवाइयों से। हाँ, तो जो बैक्टीरिया के ऊपर जिस चीज से अटैक करते हैं उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। आप लिए होंगे, आप लोग जानते होंगे, लेकिन वायरस के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं बनते। कॉमन कोल्ड इसलिए क्यूरेबल है क्योंकि उसमें 90% आपके इम्यूनिटी का रोल होता है। ठीक है। जो वायरसेस आपकी इम्यूनिटी से ज्यादा ताकतवर नहीं होते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी जल्दी चाहे देर से रिस्पॉन्स करती है हर डिजीज के लिए। किसी डिजीज में थोड़ी आपकी इम्यूनिटी लेट रिस्पॉन्स कर जाती है या वीक रिस्पॉन्स कर पाती है, तो उसमें वायरस आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो कॉमन कोल्ड का वायरस इतना ताकतवर नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी के आगे टिक जाए। अगर तुम दवा नहीं भी करोगे तो भी सही हो जाओगे। ठीक है। सो क्लास, रेस्पिरेटरी ऑर्गन समीर। सो क्लास, एड्स मत बोलिए, HIV बोलिए। ठीक है, क्योंकि वायरस का नाम HIV है ना। तो बच्चों देखिए, एड्स में जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिशन होता है, वो दो वजह से होता है। दोनों वजह का नाम याद रखिए। सबसे पहला है फ्लूइड कांटेक्ट। आपका कोई भी लिक्विड पेशेंट से अगर किसी भी तरफ क्या हो गया, मिल गया, मैच कर गया, तो क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। ठीक है। कोई भी लिक्विड एक्सेप्ट सलाइवा एंड स्वेट,
अगर पेशेंट का सलाइवा और आपका सलाइवा टच कर गया है तो एड्स नहीं होगा, उसका स्वेट आपका स्वेट टच कर गया है तो एड्स नहीं होगा। इवन कि आप उससे गले भी मिल सकते हैं, हाथ भी मिला सकते हैं, किसी भी तरह के फिजिकल टच से कोई भी एड्स की बीमारी नहीं फैलती है। हाँ, अब फ्लूइड कांटेक्ट कैसे होता है? फ्लूइड कांटेक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? ब्लड आता है, लिम्फ आता है, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स आते हैं, और बहुत सारे मतलब मदर से बेबी में जो फ्लूइड कनेक्शन होता है वो चीज भी आता है। तो कोई भी फ्लूइड कांटेक्ट हो सकता है। हम्म। अब बच्चों आप बताइए कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे ब्लड का कांटेक्ट हो सकता है? एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ब्लड का कांटेक्ट कौन कौन से तरीके से हो सकता है? एक तो चलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, जिसमें ब्लड डोनेट करते हैं या ब्लड रिसीव करते हैं, एक तरीका वो हो गया। और कोई तरीका बताइए जिससे ब्लड का कांटेक्ट हो सकता है दो लोगों के बीच में। ओके समीर, और कोई बच्चा? ठीक है, अनिश, निखत। हाँ आर्यन, ठीक है। चार ही बच्चे आंसर बताएंगे बस। हाँ ठीक है आर्यन, गुड। बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या? तान्या, सेक्सुअल कांटेक्ट से ये ब्लड का वो नहीं होता, दूसरे फ्लूइड्स का होता है, लेकिन ब्लड का, मैंने स्पेशली ब्लड का पूछा। ब्लड का कांटेक्ट कैसे होगा? ब्लड का। ठीक है निखत। ओके, अच्छा। हाँ। हाँ रौनक, ठीक। रौनक रंजन। रौनक तिवारी ने आंसर नहीं दी, क्या बात है, सिर्फ रौनक रंजन ही दे रहा है। चलिए ठीक है, तनिषा, ओके गुड। ठीक है बच्चों, समझ गया समझ गया, स्पेलिंग मिस्टेक थी। हाँ श्रेया, ठीक है। हाँ किशन, ओके, दैट्स ऑल्सो राइट, ये भी हो सकता है। शेव करने वाली जो मशीन्स होती हैं वो शेयर करने, ब्लेड, ओके, हाँ यूशी, गुड। चलिए बच्चों, मैं कुछ चीजें और बताता हूँ जो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। हाँ समीर, ठीक है, ये भी सही है, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। सो क्लास, we have to be very severely cautious about certain things, that is okay Tanya, that is not basically taken as a safety measure in human beings। देखो ये सब तो वो चीजें हैं ना जो किताब में लिखी हैं और तुम जानते हो। आपको पता है कि ब्लड अगर किसी फूड में गिर जाए और वो फूड तुम इनहेल कर लो, मान लो, ठीक है, तो एड्स होगा कि नहीं होगा बच्चों? क्या लगता है आपको, एड्स होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है। एक बात बताओ, आपने कभी बाहर खाना खाया है? जो फास्ट फूड बेचते हैं, हैंड रेस कीजिए खाली, कभी बाहर खाना खाया है? अच्छा, 7-8 लोगों ने खाया है, अच्छा 12 लोगों ने खाया है, 17 लोगों ने खाया है, 18 लोग, 21 लोगों ने खाया है, 20, बढ़ते जा रहे हैं, अभी तो 23, ओके, 23 बच्चों ने खाया है, और बाकी 6 बच्चे खाली घर का खाना खाते हैं, वेरी गुड। या 5 बच्चे, 24 हो गए, 25, 3 बच्चे खाली घर का खाना खाते हैं, 25 बच्चों ने बाहर का खाना खाया हुआ है, देखा हुआ है। 3 बच्चों को मैं, जो बचे हुए हैं उनको मैं अपनी तरफ से पूरी तरह कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगा। अच्छा, 27 ने रेस कर दिया, वाह, अचानक से एक्टिव हो गया सब। एक बच्चा फिर भी कोई रह गया, ठीक है, पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन।
पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। सभी बच्चे हैंड्स डाउन कर लें जल्दी से। ओके, रौनक आप भी कर लीजिए। क्लास, जब तुम जाते हो खाना खाने, कहीं भी बाहर कुछ भी खाने, तब आप देखते होगे जो फूड वेंडर होता है वो एक तेज से नाइफ लेकर के प्याज छिल रहा होता है, मिर्च डाल रहा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें काट रहा होता है, पत्ते गोभी, बहुत सारे आइटम्स या टमाटर काट रहा होता है एक ही छुरी से। उस एक छुरी में वो दिन भर काम करता है, कभी वॉश नहीं करता है उसको, ठीक है? और वही आइटम आपके खाने में परोस रहा होता है। सपोज दैट कभी उसका हाथ लग गया उसमें, वो ग्लव्स भी नहीं पहनते हैं जल्दी। बहुत कम ऐसे फूड वेंडर्स हैं जो ग्लव्स पहन करके काम करते हैं या फूड सर्व करते हैं, अच्छे होटल्स को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है? हाँ, धीरे धीरे सब कर रहे हैं, बट अभी धीरे धीरे, स्पेशली आप बहुत सारी जगहों पे करते हैं। जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा हूँ काफी दिन, गुवाहाटी में, तो वहाँ 90% ऑफ द फूड वेंडर्स आर डूइंग द सेम। बट व्हेन आई केम टू छपरा, छपरा में मैंने देखा तो बहुत रेयर रेस्टोरेंट्स को, बहुत रेयर रेस्टोरेंट्स को छोड़ दिया जाए तो नहीं यूज करते। खैर कोई बात नहीं, वो मैं इस टॉपिक पे नहीं आऊंगा। लेकिन वो लोग नहीं यूज करते हैं और आप उनका प्रोडक्ट जाके खा रहे हैं, कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहे हैं। अगर गलती से वो पेशेंट हुआ तो आप सेफ हैं बच्चों? आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बच रहे हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट, मल्टीपल सेक्सुअल कांटेक्ट से बच रहे हैं, इन्फेक्टेड नीडल ब्लेड से बच रहे हैं, लेकिन क्या आप सच में बचे हुए हैं? नहीं बचे हुए हैं बच्चों। आप सोचिए, आप अपने घर में देखिए एक बार, जो नाइफ यूज होता है घर में, ठीक है, खाना बनाने सब्जी काटने के लिए, उस नाइफ को हो सकता है 2 या 3 लोग यूज कर रहे हो सकता है कभी किसी का कट लगा हो, उसी नाइफ से उसी जगह पर किसी दूसरे का भी कट लग जाए, पॉसिबिलिटी वहां पे भी ब्लड तो मिक्स होगा ही। आप बताइए, 99% बच्चों के यहाँ या इंडिविजुअल्स ह्यूमंस के यहाँ कभी भी नाइफ को या नीडल को, जो सुइयां यूज होती हैं, स्टेरलाइज नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है बच्चों स्टेरलाइज। कभी आपने डिटॉल लेकर के या कर ये डिसइंफेक्टेंट लेकर के नाइफ के ऊपर ऐसे किया, डाला, उसको पोछा कभी भी? कभी किसी ने किया? नहीं किया होगा, ठीक है, नहीं किया होगा। मेरे यहाँ डिस्टलाइज्ड होता है। अच्छा, ठीक है। आपने कभी ऑपरेशन करते हुए देखा हो तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो जो भी सामान यूज करते हैं उसको डिसइंफेक्ट स्टरलाइज करते हैं, यूज करने के बाद भी करते हैं, पहले भी करते हैं। कोई भी शार्प शार्प ऑब्जेक्ट वो लोग यूज करते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर्स की तरफ से चूक हो जाएगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ये सब तो वहां नहीं होगी। दे आर वेल नोन पर्सन। चूक कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही से होगी बच्चों, ठीक है? हाँ भाई रौनक क्या कर रहा है? तो जो भी चूक होगी बच्चों, वो हमारी तरफ से ही होगी। हमारे घर में कितने शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, खुद सोचिए आप। कहीं दरवाजे में लोहा निकला हुआ है हल्का सा, ठीक है, कहीं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में पुराना ताला है, कुछ भी है, कहीं पे थोड़ा थोड़ा सा अगर शार्प सा निकला हुआ, नीडल्स है, कैची है, सीजर या ब्लेड ही है हल्का फुल्का, कुछ भी ऐसा है जिससे कट आराम से लग सकता है, और उससे कट एक से ज्यादा लोगों को लगने का चांस मैक्सिमम होता है, अक्सर होता है ऐसा। कई बार कीलें हल्की सी निकली हुई होती हैं कहीं पर। हम कितना सेफ है बच्चों? तुम लोग को क्या लगता है कि ये पढ़ लेने से, ये 4 लाइन रट लेने से हम एड्स से सेफ हो जाएंगे? बच्चों, अगर हम अपने प्रिकॉशंस को देखें तो हमारा 90% से ज्यादा चांस है एड्स होने का, हर किसी का,
ठीक है, अगर हम अपने प्रिकॉशंस को देखें तो। और हमारे बस में भी नहीं कि आप हर चीज ढूंढ ढूंढ के स्टरलाइज करो, लेकिन बच्चों जैसे जो रेगुलर यूजिंग चीजें हैं, नीडल्स वगैरह या ये हैं, तो स्प्रे वाला डिसइंफेक्टेंट आता है, ठीक है, या ये जो लिक्विड वाला सैनिटाइजर है, उसको लेकर के आप एक बार बस वॉश कर दो, कपड़े से, कॉटन का कपड़ा लेके वॉश कर दो एक बार, ठीक है। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, ठीक है। हर 2 दिन पे, 4 दिन पे, एक हफ्ते पर वॉश कर देना चाहिए। रोज रोज तो कटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन ये है कि आप जो साबुन यूज करते हैं बर्तन धोने के लिए, उससे उससे ये वायरसेस नहीं मरते हैं, नहीं खत्म होते हैं। उससे आपका नाइफ चमक सकता है, लेकिन वो ब्लड का थोड़ा सा भी पार्टी, थोड़ा सा भी वायरस उस पे है, ठीक है, तो अगले जिसमें भी कट करेगा वो कैरी कर जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप नए सिरिंज में या नए नीडल्स वगैरह में या फिर डॉक्टर्स के यहाँ जाकर के ये सब चीजें देखते हैं, वहां पर ये बहुत जरूरी है। अब आजकल नया फैशन चला हुआ ट्रिमर्स शेयर करने का। जो लोग ट्रिमर्स वगैरह करते हैं वो ट्रिमर्स शेयर भी कर लेते हैं। बॉयज में अक्सर ये कॉमन होता है कि हाँ भाई लाओ ट्रिमर, तुम अपना दे दो। ट्रिमर्स में भी कट्स बहुत लगते हैं। ट्रिमर्स भी मेटालिक वो होता है, ट्रिमर्स से सबसे ज्यादा कैरी हो रहा है आजकल। लेकिन लोग ध्यान नहीं दे, लोगों को लगता है यार सब नॉर्मल है, हो जाता है, इट्स ओके। बट यस, वी हैव टू टेक प्रिकॉशन, वी डोंट हैव टू टेक प्रिकॉशन बाय बुक, वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस बाय आवर अंडरस्टैंडिंग, बाय आवर कॉमन सेंस। सो आई होप सो, आउट ऑफ 26 स्टूडेंट्स जो अभी 29 थे, 27 में मतलब मैं भी हूँ, 26 बचे हैं। 26 में से क्या 26 बच्चों को ये बात समझ में आ गई? मैं सबका हैंड रेज कर देखना चाहता हूँ। सिर्फ 20 बच्चे ने हैंड रेज किया। 22, 23, 24, 25, 20। वेरी गुड, दैट इज द थिंग दैट आई वांटेड। ओके बच्चों, पुट योर हैंड्स डाउन। यही मैं चाह रहा था कि आप लोगों को किताब से ज्यादा ये चीज समझ में आए, ठीक है। वरना किताब का क्या है, किताब हो सकता है कुछ ज्यादा नॉलेज देते, कभी कहीं कम नॉलेज देते, लेकिन जो प्रैक्टिकलिटीज हैं, दैट प्रैक्टिकलिटीज शुड बी टेकन केयर ऑफ। और जिन फूड फूड वेंडर्स से आप खाना खाते हैं बाहर, ठीक है, उनको भी कोशिश कीजिए ये बोलने की कि आप ग्लव्स रखिए अपने पास, एटलीस्ट। ग्लव्स नहीं रखते हैं तो कम से कम आप, ठीक है, अपने जो भी नाइफ्स वगैरह है उनको सैनिटाइज करते रहिए, बिकॉज दिस इज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट एक्चुअली, कि इतना हम लोग उसमें रहे। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट एड्स। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स भी एक बहुत बड़ा रीजन है, स्पेशली टू द मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। नाउ द पीपल्स आर बिकम वेरी कैजुअल इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मैन एज वेल एज women's, both male and females are becoming very much casual in terms of sexual reproduction. Okay, I'm not saying don't be casual, do whatever your preferences is, but at least taking care of these things, that there are not only one disease that can be carried out by this very method. There are hundreds of diseases which can be carried by this very method. So be very, very much precautious. Okay, that means if the partner is single, if the partner is single, whom you are going, whom you are actually doing this process, so it should be single, it should not be multiple. If it is somehow becoming multiple, always use barriers, always use barriers. For example, so it is present in for both males and females, so it can be used by both. If somehow the conditions become like the male or female has to be interact with multiple partners, then anyhow this methods has to be taken care of, because in last 20 years the AIDS has become boom in the society. uh,
last 20 before that 20 years before, very few people know about it. बहुत कम लोग जानते थे, बहुत कम लोग समझते थे इसके बारे में, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो फैला है, सबसे ज्यादा वो ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के वजह से, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत कैजुअल है और धीरे धीरे इंडिया और एशिया में भी बहुत ही कैजुअल होता जा रहा है। यही वजह है इस डर की, लोगों को समझाने की, अवेयर करने की, ठीक है। एंड दैट हैज टू बी स्टॉप्ड एनी हाउ। ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। Suppose that if any pathogen goes inside your body, अगर कोई पैथोजन आपकी बॉडी में जाता है तो पूरी बॉडी में तो जाके उसको मतलब एक किंगडम तो नहीं बनाना है ना अपना, कि वो अंदर जाके अपना पूरा राजमहल बनाएगा, सर से लेके पैर तक आपको इन्फेक्ट करेगा और हर तरह से आपको आपके ऊपर कब्जा कर लेगा। ऐसा तो नहीं है। वो सिंपली आपकी बॉडी में एक जगह खोजता है, एक पर्टिकुलर स्पेस खोजता है जहां पर वो बहुत कंफर्टेबली रह सकता हो। तो वो स्पेस, ठीक है, उसका क्या कहलाता है? टारगेट ऑर्गन कहलाता है। वो स्पेस क्या कहलाता है? उसका टारगेट ऑर्गन कहलाता है। मतलब यहीं पर वो जाके इन्फेक्शन कॉज करेगा और इन्फेक्शन कॉज करने से, ठीक है, वो उसी एरिया में समहाउ आपको इन्फेक्ट करेगा। अब कुछ चीजें आप देख के भी समझ सकते हो या मतलब कॉमन सेंस से समझ सकते हो। अगर किसी ने इंटेस्टाइन में डैमेज किया है, अगर किसी ने इंटेस्टाइन में डैमेज किया है, तो वो आपके नेजल चैम्बर से नहीं गया होगा, वो एयर के थ्रू नहीं गया होगा, वो फूड या वाटर के थ्रू ही जाने के चांसेस हैं उसके, मतलब माउथ के थ्रू गया है, ठीक है। और कोई आपके लंग्स में अगर इन्फेक्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है, वो आपके नोज के थ्रू वो पैथोजन गया है। ज्यादातर चांसेस इसी के हैं, ठीक है। बाकी सारे इन्फेक्शंस कुछ ऐसे भी होते हैं जो बॉडी में दूसरे मेथड से आते हैं, जैसे एड्स का बताया गया है, ठीक है। लेकिन सब सारे के सारे माइक्रोब्स का जनरली एक या दो, ठीक है, टारगेट ऑर्गन होता है। पूरी बॉडी नहीं होती किसी का भी टारगेट ऑर्गन। हाँ, उस एक दो में इन्फेक्शन की वजह से पूरी बॉडी हैम्पर होती है, क्योंकि पूरी बॉडी कनेक्टेड है आपकी, लेकिन टारगेट ऑर्गन एक या दो ही होता है, ठीक है बच्चों। मुझे कोई दो ऐसे माइक्रोब्स के नाम बताइए जो आपके इंटेस्टाइन या एलिमेंट्री कैनाल में इन्फेक्शन कॉज करते हो, कोई दो। एक तो लिखा है टाइफॉइड यहाँ पर ही, एक और कोई? गुड, सैयद, समीर, ओके गुड। नाम बताइए समीर, कौन सा वॉर्म या किस तरह का बैक्टीरिया? तान्या, ये तो लिखा है, इसके अलावा कुछ और? हाँ अनन्या, गुड। ये लास्ट टर्म पे पढ़ाया भी गया था ये वाला। हाँ श्रेया, बट कॉलेरा लिखिए, दैट विल बी मोर इफेक्टिव। डायरिया एक मतलब इम्बैलेंस का नाम है। जॉइंटिस लीवर की वजह से होता है रौनक, लीवर लीवर के इन्फेक्शन की वजह से। मैं एलिमेंट्री कैनाल का ही पूछ रहा हूँ स्पेशली। समीर, रिंग वॉर्म नहीं होगा। रिंग वॉर्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिंग वॉर्म आपके स्किन के ऊपर डिजीज कॉज करता है, एलिमेंट्री कैनाल में नहीं। हाँ पूर्वा, गुड। ओके सैयद, गुड। हाँ निखात, गुड। लेकिन ये किसकी वजह से होगा? ये अल्सर्स किसकी वजह से होंगे निखात? प्राची, किसकी वजह से होता है ये डायरिया? उसका नाम लिखिए। कैंसर। चलिए, बहुत सारे बीमारी आप लोगों ने बताई। एस्केरियासिस मैं बता देता हूँ। ये वॉर्म, जो वॉर्म्स होते हैं, राउंड वॉर्म्स, उनकी वजह से होता है। अमीबियासिस, एंट अमीबा की वजह से होता है। कॉलेरा, विब्रियो कॉलराई नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होता है। ऑलरेडी मेंशन है टाइफाइड। टाइफाइड आपका सैल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से होता है।
हाँ अभी ठीक है, नहीं खाता आपका। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो आपके एलिमेंट्री कैनाल में जाकर के क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। और इन डिजीजेस से हम दो चार होते रहते हैं, अक्सर ये कॉमन है, हमारे अंदर हो जाता है ये चीजें। और आपको पता होना चाहिए कि ये सारी बीमारियां जो गई हैं आपके अंदर, वो फूड के थ्रू ही गई हैं। किसके थ्रू गई हैं? फूड के थ्रू गई हैं, मतलब माउथ से गई हैं। तो जो इंटेस्टाइन में इफेक्ट कर रहा है वो माउथ से जाता है जनरली, और जो लंग्स में जा रहा है वो नोज के थ्रू जाता है। लेकिन सबका एक टारगेट ऑर्गन है। कोई स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, कोई लार्ज इंटेस्टाइन में गया, कोई स्टमक में चला गया इफेक्ट कॉज करने। इसी तरह जो लंग्स में जा रहे हैं, जैसे कॉमन कोल्ड के जो वायरस होते हैं, वो क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक का अपर पार्ट इन्फेक्ट करते हैं। मतलब आपका नोज और ट्रैकिया, यहाँ तक आपका दर्द रहेगा, गर्दन के नीचे तक थोड़ा सा दर्द रहेगा। कभी भी कॉमन कोल्ड में दर्द नीचे की तरफ नहीं होगा, सीने के पास दर्द नहीं होगा। ठीक है, दर्द हमेशा कहाँ होगा? गर्दन तक होगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन भी हो सकता है, सोर थ्रोट भी हो सकता है, swallowing में तकलीफ भी हो सकती है, बहुत ज्यादा आपको वहां पे कफ बन सकते हैं। लेकिन दर्द वहीं तक रहेगा सब कुछ। लेकिन अगर आपको निमोनिया हो गया है या कोरोना हो गया है, तो निमोनिया कोरोना में नीचे की तरफ ज्यादा इन्फेक्शन, जो कोरोना का नया वाला सिम्टम है उसको छोड़ दिया जाए, नया वाला जो वेरिएंट है उसको छोड़ दिया जाए, तो पिछले जितने भी वेरिएंट से सबने नीचे की तरफ इन्फेक्शन ज्यादा कॉज किया है, लंग्स के नीचे की तरफ। मतलब यहाँ चेस्ट वाला जो रीजन है वहां पर, या टीबी है, ट्यूबरक्यूलोसिस, उसमें भी नीचे की तरफ इन्फेक्शन कॉज होता है। तो ऐसे बहुत से डिजीजेस हैं बच्चों। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक बच्चे, टीबी का भी वही है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी एंड लोअर रेस्पिरेटरी, दो ही रेस्पिरेटरी ट्रैक है। गर्दन के ऊपर अगर इन्फेक्शन हो रहा है, नाक में या नाक के पीछे गर्दन तक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक गर्दन के नीचे हो रहा है, इसको लोअर पार्ट ऑफ ट्रैकिया एंड एल्वियोलाई बोलते हैं, या ब्रोंकाई बोलते हैं। वहां पे अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो लोअर पार्ट ऑफ लंग्स कहते हैं। इसी तरह बच्चों, ये तो समझ में आ गया कि गट और ये है। अब बताइए, एड्स का जो वायरस है, HIV, उसका टारगेट ऑर्गन क्या है? व्हाट इज द टारगेट ऑर्गन ऑफ HIV? एनीवन? या टारगेट टिश्यू और टारगेट सेल? एनीवन? Immune system, that's good, but you can specifically say T lymphocytes or T cells. Okay. मलेरिया में टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू क्या है मलेरिया में? हाँ बच्चों, ठीक है, तान्या समीर सही बोले, किशन का भी सही था। ओके ओके, और बताइए, और बताइए, मलेरिया में टारगेट ऑर्गन या टिश्यू क्या है? दो होते हैं। हाँ कुलसुम, आपने एक का नाम बताया, पहला वही है कुलसुम ने जो आपने बताया। प्राची ने भी एक बताया पहला। समीर लंग्स नहीं होगा। मलेरिया। आयुषी, हाँ ठीक है आपका। तनिषा ठीक है। हाँ त्रंबकेश्वर सही है। निकट ठीक है आपका। आर्यन ओके, लेकिन सबने एक ही बताया। एनी हाउ ठीक है। दो होते हैं बच्चों, हाँ श्रेया वेरी गुड, श्रेया ने दोनों बताया। प्राची ने भी दूसरा बताया, ठीक है गुड। दोनों होता है बच्चों, लीवर और RBC, दो टारगेट ऑर्गन है। पहला लीवर होता है, लीवर को इन्फेक्ट करने के बाद RBC भी इन्फेक्शन होता है, RBC में भी इन्फेक्शन होता है बच्चों। ठीक है, कुछ और बीमारियां देख लेते हैं जिनका अदर अदर पार्ट्स में रोल है। जैसे मान लो अभी एक बच्चे ने नाम लिया था रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म का टारगेट ऑर्गन क्या है बच्चों? रिंग वॉर्म का, हाँ ठीक है, सभी बच्चे ने एक ही आंसर, समीर अक्षर सही है, अनीश कवेटी का, निकट अनन्या ठीक है, त्रंबकेश्वर सही है, सैयद ठीक है आपका भी, श्रेया नहीं, श्रेया गलत है, रौनक गलत है, कुलसुम सही है, प्राची ठीक है, आर्यन सही है। स्किन, स्किन इज द टारगेट ऑर्गन ऑफ रिंगवॉर्म। ठीक है, बिकॉज इट बेसिकली टारगेट योर अपर लेयर ऑफ स्किन एंड
द मेन प्लेस वेयर इट कैन कंफर्टेबली ग्रो इज स्किन। अब बताओ बच्चों, जो पायरिया वाला बैक्टीरिया होता है, पायरिया जो कॉज करता है, पायरिया, उसका टारगेट ऑर्गन क्या है, टारगेट टिश्यू क्या होगा? पायरिया, पायरिया। एपिथेलियल नहीं बोलेंगे समीर, क्योंकि एपिथेलियम आपके ऑर्गन्स के ऊपर भी है, स्किन ही बोलेंगे। हाँ सैयद ठीक है, लेकिन गम्स, चलो ठीक है। जो पायरिया कॉज करते हैं वो टीथ, उनका क्या है, टीथ, टीथ, टीथ। टीथ इज द मेन मैनिफेस्टेशन स्ट्रक्चर वेयर दे टारगेट। टीथ को ये लोग टारगेट करते हैं, वो भी इनर कैविटी ऑफ टीथ को, ठीक है, और टीथ के बाद गम्स को करते हैं। हम्म, हाँ, पहले टीथ के टिश्यूज को, अगर टीथ किसी भी तरह अपर लेयर टीथ का खत्म हो गया है या हल्का सा कम हो रह गया है, या आपके दांत में कुछ चीजें फंसी रहती हैं कंटिन्यूअसली, तो उनकी वजह से ये टीथ को क्या करने लगते हैं, धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं। और हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं। एक इंसेफेलाइटिस करके है, ये इंसेफेलाइटिस जो होता है ये ब्रेन फीवर कहलाता है, और इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, ब्रेन है। This target organ is brain. So students, we have to be very consciously look at the microbes that they specifically goes to different organs or tissues, and they causes damage to that very tissues or organs. ये जहां पर जाते हैं, जिस चीज के ऊपर रहते हैं, उसको ज्यादा इन्फेक्ट करते हैं, और इनके जो भी सिम्टम्स होंगे ये उसी चीज से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अगर कोई कहे कि भाई जापानीज इंसेफेलाइटिस है, तो वो उसका कहाँ पर सिम्टम होगा, तो ब्रेन, जाहिर सी बात है, ब्रेन सबसे ज्यादा हमारा क्या होगा, उसमें हैम्पर होता है, या ब्रेन की एक्टिविटीज सबसे ज्यादा क्या होती हैं, हैम्पर होती हैं, क्योंकि वहीं से आया है, ये उनकी देन है, इस वजह से बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट है प्रिंसिपल का? दो ट्रीटमेंट है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। मैं आपको बहुत कॉमन लैंग्वेज में समझा दूं, अगर आपने किसी बीमारी में, कोई भी बीमारी हुई और आपने पैरासीटामोल खा लिया, प्राइमरी ट्रीटमेंट है, और आपने एंटीबायोटिक खा लिया, बैक्टीरियल अगर डिजीज है, तो वो सेकेंडरी है। मतलब समझ गए होंगे आप। किसी भी तरह बीमारी से होने वाले बीमारी से होने वाले सिम्टम्स को रिड्यूस करना, पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा कम करना, किसी भी तरह से इंजेक्शन लेके, दवा लेके, ठीक है, तो वो होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। डिजीज के इफेक्ट को कम करना, डिजीज को खत्म करना नहीं, डिजीज के इफेक्ट को कम करना। लेकिन अक्सर लोग इस तरह के ट्रीटमेंट ही करते हैं, प्राइमरी वाला, गए मेडिकल स्टोर से 2 दवा लिया, इफेक्ट कम हो गया तो आपको लगता है सही हो गया, फिर छोड़ देते हैं। दूसरा होता है टू किल द माइक्रोब। इसके लिए एक टाइम लेना पड़ता है, टाइम मतलब एक कोर्स करना पड़ता है, 7 दिन का, 5 दिन का, 4 दिन का। आपको वो दवा टाइम टू टाइम रेगुलर हो करके जितने दिन बोली जाए डॉक्टर्स के थ्रू, वो सेट ऑफ मेडिसिन दिया जाता है, जो मिल करके क्या करते हैं, पूरे के पूरे डिजीज को ही वाइप आउट करते हैं। तो वो करना पड़ता है। तो आपने अगर कैजुअली कोई दवा ले लिया है, ठीक है, और आप सही भी हो गए उससे, तो ये मत समझिए कि आपने डिजीज को किल कर दिया है। आपके दवा ने डिजीज का इफेक्ट कम किया था, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम ने उसको किल किया, वो आपके इम्यून सिस्टम की तारीफ है। लेकिन अगर दवा आपका किल कर रहा है, दवा से हेल्प से, अगर आपको मेडिसिन के हेल्प से पूरी बीमारी को खत्म करना है, तो आपको एक रेगुलर कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं पेन। हाँ, फर्स्ट एड, किसी बीमारी में हो जाना, फर्स्ट एड लेते हैं जो ना, दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। फर्स्ट एड ले लिया आपने, जैसे आपका कहीं पे टिश्यू बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, आपने किसी तरह खून रोक दिया वहां का। तो खून रोक देना कोई परमानेंट इलाज तो नहीं था ना, लेकिन आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, तो फर्स्ट एड जो था वो आपका क्या है, या फिर आपको जो दवा हल्का फुल्का समझ में आया आपने लगाया, फिर डॉक्टर के पास जाएगा, वो देखेगा कि ये जो
चोट लगी है, इसने मसल्स को डैमेज किया है या सिर्फ ऊपर स्किन को डैमेज किया है या अंदर किसी ऑर्गन को डैमेज तो नहीं किया है, फिर वो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करता है, लेयरिंग करता है, टिश्यूज को ज्वाइन करता है, ठीक है, टाके लगाता है, प्लास्टर भी कर सकता है अगर बोन डैमेज हुआ है, कुछ भी उसको अपने हिसाब से फिर करेगा। दैट इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो ये क्या है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट्स है। व्हाई द स्टूडेंट्स आर बिकमिंग वेरी लेस। अब बताओ बच्चों, अगर कोई अगर कोई पानी में डूब जैसे डूब गया था या डूब रहा था, उसको निकाला गया, तो उसके लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होगा। हालांकि ये कोई बीमारी नहीं है, बट फिर भी मैं जस्ट कैजुअली पूछ रहा हूँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होगा। जी तान्या बताइए। सर हम लोग उसके चेस्ट पे वो पंप करेंगे तो फिर सीधा वो करके या उल्टा सूखेगा। करके। सर हम लोग सीधा करके करेंगे ना। अच्छा, यस सर। ओके, ठीक है। आप सबसे पहले ये कोशिश करेंगे किसी भी तरह उसका जो पानी अंदर जा चुका है उस पानी को निकाला जाए, ठीक है। तो प्रेशराइज करते हैं लोग, ठीक है। कई लोग सांस नहीं आती है तो चेस्ट पे बहुत प्रेशराइज करते हैं, कई बार एयर एक्सचेंज भी किया जाता है, और उस पेशेंट का सही हो जाने के बाद फिर उसको तुरंत हॉस्पिटल रिफर किया जाता है, क्योंकि अभी वो होश में आया है, वो सही नहीं हुआ है एकदम। सो दैट विल बी द थिंग्स दैट यू हैव टू टेकन केयर ऑफ। सो प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, हाँ पंपिंग करेंगे चेस्ट पे, स्टमक पे करेंगे, ताकि जो भी चीजें हैं वो पानी स्पेशली वो बाहर की तरफ निकल आए, ठीक है। फिर उसके बाद रेगुलर मेडिकल चेकअप्स कराए जाएंगे हॉस्पिटल में जाकर के, और एंड देन इट विल बी रेक्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना उसके बॉडी को डैमेज हुआ है डूबने की वजह से, तो वो होता है। चलिए बाकी की चीजें कल पढ़ेंगे, बच्चे भी काफी कम हो चुके हैं, ठीक है। बाय बच्चों, बाय। होमवर्क आज रहने दो, होमवर्क बस रिवाइज करना जो पढ़ा है, ठीक है। ठीक है, आराम करिए आप लोग। ओके बाय बच्चों।